नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भारत के भौतिक प्रदेश में तीसरा जो भौतिक प्रदेश है हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में जो पहाड़ियाँ और पर्वत हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज से हम पठार पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्लासेज कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे और यदि आप नहीं देख रहे हैं तो आज की क्लास देखने से पहले आप प्रायद्वीपीय पठार की स्टार्टिंग वाली क्लासें देखिए, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से लिंक है। क्लास शुरू करने से पूर्व आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बहुत से हमारे साथी इस क्लास से जुड़ पाएँ। चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पठार। कौन कौन से पठार हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में कौन कौन से पठार हम पढ़ेंगे, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा शुरू करेंगे। पठार, कौन कौन से पठार हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पढ़ेंगे उस पर बात करते हैं। पहला पठार होगा हमारा मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार। दूसरा पठार हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। तीसरा पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। चौथा पठारी प्रदेश हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार। ये चीज़ें आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलें। पहला पढ़ेंगे हम मेवाड़ का पठार, दूसरा पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार, तीसरा पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, चौथा पढ़ेंगे मालवा का पठार, पांचवा पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। छठा पठार कौन सा है? हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। सातवां पढ़ेंगे दंड का रण्य पठार। दंड का रण्य पठार। आठवां पढ़ेंगे मेघालय पठार। मेघालय पठार। नौवां पढ़ेंगे कार्बी ओंगलोंग पठार। कार्बी ओंगलोंग कार्बी आंगलोंग पठार है ना? कौन सा? कार्बी आंगलोंग पठार। कार्बी आंगलोंग पठार। कार्बी आंगलोंग पठार। और लास्ट पढ़ेंगे हम दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। ये कुछ पठार हैं जो हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पठारों वाली क्लास शुरू करने वाले हैं, है ना? सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। कोई चीज़ यदि आपकी समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं आई, आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। दोबारा भी समझ नहीं आ रही है, आप तीसरी बार पूछ सकते हैं। जब आप मुझसे पूछेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हुई चलेंगी। अब शुरू करें हम सबसे पहले पठार में मेवाड़ का पठार। ठीक है, आप हेडिंग डालिए मेवाड़ का पठार। पहला पठार हम शुरू कर रहे हैं आज और वो है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार। ये जो मेवाड़ का पठार है इसका विस्तार राजस्थान में, हमने देखा था कि राजस्थान में अरावली ऐसे विस्तारित है। अरावली का विस्तार राजस्थान में ऐसे है, ये हमने देखा था। ये मान लीजिए अरावली है, ये अरावली है
अरावली के पूर्व में, तो ये भाग तो हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो ईस्ट की बात हम कर रहे हैं, अरावली के ईस्ट में विस्तार है मेवाड़ के पठार का। तो हम बात करें तो ये मैं बना देता हूँ कि ये वाला भाग आप मान लीजिए कि ये है मेवाड़ का पठार। कौन सा है ये? ये है मेवाड़ का पठार, अरावली के ईस्ट में, अर्थात अरावली के पूर्व में मेवाड़ का पठार है। और इस पठार की जो प्रमुख नदी है, उस नदी को हम बना देते हैं ग्रीन पेन से, जो अरावली से निकलती है और ऐसे बहती है। इस नदी का नाम है बनास, बनास नदी। बनास नदी मेवाड़ का जो पठार है उसकी प्रमुख नदी है, ये बात आपको याद रखनी है ना। इसका ढाल वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इतनी ही बातें आपको मेवाड़ के पठार में याद रखनी है। अब हम इनके बनाएंगे नोट्स। कितनी सी चीज़ें लिखनी है आपको? ये 3 लाइनें ही आपको इसमें याद रखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे, लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ। अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में मेवाड़ के पठार का, मेवाड़ के पठार का विस्तार है। मेवाड़ के पठार का विस्तार अरावली के पूर्व में है, ये बात आप समझ गए। इस पठार की प्रमुख नदी, इस पठार की प्रमुख नदी बनास है। इस पठार की प्रमुख नदी बनास है। इस पठार की प्रमुख नदी बनास है। इस पठारी प्रदेश का ढाल, इस पठारी प्रदेश का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये था हमारा पहला पठार। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आज हमने पठारों की क्लासेस शुरू की हैं। ठीक है, एक एक पठार को समझते हुए चलें। जब आप पठारों को समझते हुए चलेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले पठार पढ़ा हमने मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार का विस्तार कहाँ है? तो मेवाड़ के पठार का विस्तार है अरावली के पूर्व में। अरावली के पूर्व में जो मेवाड़ के पठार का विस्तार है, उसकी जो प्रमुख नदी है वो है बनास नदी और इसका ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर। यही था मेवाड़ के पठार का। आपको इतनी ही चीज़ें मेवाड़ के पठार में याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पठार 3 ही हैं, 3 या 4 हैं। छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय पठार और इसके साथ साथ दक्कन का पठार। इनको हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। ठीक है, ये मेवाड़ का पठार हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा पठारी प्रदेश, दूसरे पठार की, और उसको हम बोलते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। एक लाइन इसमें आप और ऐड करें, इसमें लिखें विस्तार, लिख लें ऊपर ही मेवाड़ के पठार के आगे विस्तार राजस्थान में। विस्तार कहाँ है? राजस्थान में विस्तार है मेवाड़ के पठार का। ठीक है, अब बात करते हैं हम मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत के पठार की बात करें तो मान के चलिए कि ये मैंने बना दिया मध्य भारत का पठार। ये मान लीजिए मध्य भारत का पठार है। क्या है ये? ये है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। और इस पठार की प्रमुख नदी है चंबल नदी। चंबल नदी इस पठार की प्रमुख नदी है। ये मान लीजिए चंबल नदी है, चंबल। और चंबल नदी के द्वारा यहाँ बीहड़ का निर्माण किया जाता है। बीहड़ क्या होती है? उत्खात भूमि होती है। अवनालिक चंबल जब अवनाली का अपर्दन करती है तो उससे उत्खात स्थलाकृतियाँ बनती हैं जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ मतलब बहुत गहरे गहरे जंगल यहाँ पाए जाते हैं और उन बीहड़ों में डाकू निवास करते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा चंबल के डाकू, तो वो डाकू चंबल के यही है जो इन बीहड़ों में निवास करते हैं। अब बात करते हैं हम मध्य भारत के पठार की।
अगर बात करें तो मध्य भारत का जो पठार है इसका विस्तार कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य भारत के पठार का विस्तार है, मध्य भारत के पठार का विस्तार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, जिसे हम शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो एमपी से याद करते हैं। मध्य प्रदेश में विस्तार है मध्य भारत के पठार का। ठीक है, ये आराम से सिस्टमेटिक ढंग से समझते हुए चलिए। मध्य भारत का जो पठार है इसकी प्रमुख नदी की बात करें, कौन सी नदी यहां बहती है, तो इस पर जो नदी बहती है वो है चंबल नदी। इस पठार पर इस पठार पर इस पठार पर चंबल नदी बहती है। इस पठार पर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी द्वारा यहां बीहड़ का निर्माण किया जाता है। चंबल नदी यहां पर बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण करती है। बस इतना ही पढ़ना था हमें मध्य भारत के पठार में। अब तक हमने दो पठार पढ़े। पहला पढ़ा हमने मेवाड़ का पठार और दूसरा पढ़ा मध्य भारत का पठार। यदि ये दोनों पठार आपकी समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इन पठारों पर दोबारा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि चीज़ें समझ में आना जरूरी है। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है कि मैं कुछ ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या कुछ पढ़ाने का तरीका आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जो चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम उनको इम्प्रूव करेंगे और उनको और अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। जब चीज़ें इम्प्रूव हो के आपके सामने आएंगी तो वो फिल्टर हो जाती हैं और फिल्टर होने के बाद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने डाउट जरूर बताया करें। कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई है, जैसे कि आपको बीहड़ समझ नहीं आए, तो बीहड़ घने जंगल होते हैं, ये उत्खात स्थलाकृतियाँ होती हैं जिनमें कहीं नीचापन होगा, कहीं ऊंची होंगी और गहरे जंगल यहाँ पाए जाते हैं और इन्हीं में डाकू निवास करते हैं, दस्यु जिन्हें बोलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कंदरा विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था वो इसी बीहड़ क्षेत्र में चलाया गया था, जो राजस्थान के दो संभागों में, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग में चलाया जाता है ना। एक राजस्थान सरकार द्वारा भी दस्यु विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, एक डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा, तो और केंद्र सरकार द्वारा कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ये बीहड़ है, वहीं पर ये दोनों कार्यक्रम चलते हैं। ठीक है, दस्यु का अर्थ होता है डाकू। डाकू यहाँ पर निवास करते हैं इस चंबल के बीहड़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये थे दो पठार। पहला पठार हमने पढ़ा कि मेवाड़ का पठार कौन सा है, फिर हमने पढ़ा मध्य भारत का पठार कौन सा है। अब हम तीसरा पठार पढ़ेंगे जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। तीसरा पठार आप लिखिए, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेल खंड का पठार इंपॉर्टेंट पठार है। यहां से अगर इन पठारों से क्वेश्चन बनता भी है ना तो वो आपसे नदियों पूछ सकता है, नदियों को मैच करा देगा। चंबल लिख देगा, आगे लिख देगा मध्य भारत का पठार। बनास लिख देगा, इस साइड में लिख देगा मेवाड़ का पठार, फिर लिख देगा सिप्रा नदी और आगे लिख देगा मालवा का पठार, फिर लिख देगा बेतवा नदी और आगे लिख देगा बघेलखंड का पठार। और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, अर्थात कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो नीचे हमने बताया ना अभी सबसे नीचे लास्ट में, जिसे हम बताया था बघेलखंड का पठार वाली नदी, वो नदी मैच नहीं करेगी। ये सारी नदियां जब मैं आपको लिखवा दूंगा तो आपको याद भी हो जाएंगी, है ना। तो दिक्कत करने की कोई बात नहीं है, चीजें समझ में आना जरूरी है। अब हम बनाते हैं सबसे पहले बघेलखंड का पठार। ये इस साइड में डायग्राम है, इस साइड में चित्र है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, हम आगे से इस पैटर्न को भी चेंज कर दें। ये है बघेलखंड का पठार, यहां लिख देता हूं मैं बघेलखंड का पठार, सॉरी बघेलखंड नहीं, बुंदेलखंड का पठार। बघेल बोलते बोलते मेरे भी वही याद रह गया। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड जो पठार है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आप समझ जाएं। ये एमपी और ये यूपी, तो इसका विस्तार
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें तो यहाँ से दो प्रमुख नदियाँ आपको याद रखनी है जो यहाँ पर बहेंगी, और ये नदियाँ हैं, एक नदी का नाम है बेतवा। कौन सी नदी? बेतवा नदी। और दूसरे का नाम है केन। बेतवा और केन नदियां बुंदेलखंड के पठार पर बहती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो बेतवा और केन नदियां हैं ना, यहाँ बहेंगी और गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, गहरी घाटियों का निर्माण करेंगी। और जब घाटियां बनेंगी तो पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो वहाँ जलप्रपात के निर्माण होंगे, और उत्खात भूमियों का भी ये निर्माण करती हुई चलती हैं। जिस प्रकार चंबल बीहड़ का निर्माण करती हुई चलती है, उसी प्रकार ये नदियाँ भी उत्खात स्थलाकृतियाँ बनाती हुई चलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बुंदेलखंड का पठार है ना, यहाँ पर अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। अगर यहाँ की जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ पर अर्धशुष्क पाई जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। बुंदेलखंड के पठार में यही चीजें याद रखने वाली थी। कौन कौन चीज देखी हमने? विस्तार देखा एमपी और यूपी में। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी नदियां बह रही हैं, बेतवा और केन नदियां बह रही हैं। ये नदियां किसका निर्माण करती हैं? तो ये गहरी घाटियां बनाती हैं, इसके साथ साथ जलप्रपात का निर्माण करती हैं और उत्खात भूमि का निर्माण भी करती हुई चलती हैं। आगे देखें कि यहाँ पर इस पठार पर कौन सी परिस्थितियां या जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं, ये बात हमें याद रखनी है। सबसे पहले अब हम लिखना शुरू करेंगे। लिखिए, इस पठार का विस्तार, इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात करें, इस पठार पर बेतवा व केन नदियां बहती हैं। बेतवा व केन नदियां, इस पठार पर बेतवा व केन नदियां बहती हैं। कौन सी नदियां बहती हैं? बेतवा और केन नदियां इस पठार पर बहती हैं, ये बात आपको याद रखनी है, बहती हैं। आगे बात करें, इन नदियों के द्वारा गहरी घाटियों, इन नदियों के द्वारा गहरी घाटियों एवं जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। इन नदियों के द्वारा गहरी घाटियों एवं इन नदियों के द्वारा गहरी घाटियां एवं जलप्रपातों का निर्माण किया जाता है। जल प्रपातों का निर्माण किया जाता है। किनका निर्माण किया जाता है? जल प्रपातों का निर्माण किया जाता है। इस पठार में उत्खात भूमि पाई जाती है। इस पठार में उत्खात भूमि पाई जाती है। इस पठार में उत्खात भूमि पाई जाती है। एक लाइन और रहेगी जो आपको ऐड करनी है, अगले पेज पर लिख देते हैं हम। इस पठारी क्षेत्र में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्धशुष्क जलवायु लिख दो या अर्धशुष्क परिस्थितियां लिख दो, एक ही बात है। इस पठारी क्षेत्र में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। एक बार माइंड में रिकॉल कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने 3 पठार पढ़ लिए अब तक। पहला हमने पढ़ा मेवाड़ का पठार, जो कि अरावली के पूर्व में स्थित था, बनास जिसकी प्रमुख नदी थी, राजस्थान में इसका विस्तार था। दूसरा पढ़ा हमने मध्य भारत का पठार, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में विस्तार था। और उसके बाद हमने पढ़ा
कि ये जो पठारी प्रदेश है इसकी चंबल प्रमुख नदी है और इसमें चंबल नदी के द्वारा बीहड़ का निर्माण किया जाता है। तीसरा पठार हमने पढ़ा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार है यूपी और एमपी में। ठीक है, नदियां बहती हैं बेतवा और केन। बेतवा और केन इनके द्वारा बनते क्या क्या है, गहरी घाटियां बनाएंगी और जलप्रपात का निर्माण ये करती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उत्खात भूमि, जिस प्रकार की बीहड़ में भूमि पाई जाती है वैसी ही भूमि इस पठारी क्षेत्र में पाई जाएगी। इस पठारी क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं या अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम चौथे पठारी प्रदेश की हमारी, जो है मालवा का पठार। इंपॉर्टेंट है ये पठार मालवा का, इसके बारे में हमें डिटेल में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे, है ना। अब पढ़ते हैं हम चौथा पठारी प्रदेश, मालवा का पठार। मालवा का पठार। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आप कि ये मालवा का पठार है। मालवा का पठार अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है एमपी में। कहां पर विस्तार है? एमपी में। ये बात आपने समझ ली। अब हम तुरंत उसके बाद क्या देखते हैं, हम उसके बाद देखते हैं कि ये जो मालवा का पठार है इससे कौन कौन सी नदियां बह रही। तो इससे नदियां बहेंगी, हम 4-5 नदियां हमें याद रखनी है। एक नदी ये है, दूसरी नदी ये है, तीसरी ये है और चौथी नदी ये है। और भी नदियां बहती हैं। 4 नदियों के नाम या 3 के नाम याद रख लो आप, 3 के नाम याद रख लो। 3 नदियों के नाम हमें याद रखने हैं। अगर हम बात करें तो यहां लिखें सबसे पहले आप, ये नदी है चंबल। दूसरे की बात करें तो ये नदी है सिप्रा। और इसकी बात करें तो ये नदी है काली सिंध। 3 नदियां आप याद रखें। और भी नदियां हैं इस पठारी प्रदेश पर बहती हैं, लेकिन हमें मोटी मोटी इन 3 नदियों के नाम ही याद रखने हैं, है ना। इस काली सिंध को मैं बाहर लिख देता हूं क्योंकि और भी चीजें यहां पर हमें लिखनी पड़ेंगी। काली सिंध। ठीक है, विस्तार हमने देख लिया कि एमपी में विस्तार है। कुछ नदियां देख ली हमने। अगर इस पठार की औसत ऊंचाई की बात करें तो मैं औसत ऊंचाई लिख देता हूं इसकी यहीं पर। औसत ऊंचाई की बात करें 300 से 600 मीटर है। 300 से 600 मीटर इस पठार की औसत ऊंचाई है। अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें या सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो इसका सबसे ऊंचा शिखर है सिगार टॉप। सिगार, इसकी इस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिगार टॉप। ठीक है, अब ये जो मालवा का पठार है ना, इसका निर्माण हुआ है किससे, बताइए आप मुझे। इस जो मालवा के पठार का निर्माण है ये लावा निर्मित पठार है। और जब लावा का अपक्षय होता है तो उससे बनती है काली मिट्टी। तो मालवा का जो पठार है ये और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है कपास की खेती के लिए। तो यहाँ कपास की खेती अधिक की जाती है। ये कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है काली मिट्टी। ठीक है, तो मालवा का पठार भी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, ये सिप्रा नदी है ना, सिप्रा नदी के किनारे एक शहर आता है और उस शहर का नाम है, सिप्रा नदी के किनारे ये मान लीजिए मैंने एक शहर बना दिया। ये शहर है उज्जैन। और उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, उज्जैन जो शहर है या सिटी है, उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है या उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे स्थित है जहां पर कुंभ का मेला भरता है। ये बात हमें याद रखनी है। इसी पठारी भाग में 2 शहर हमें याद रखने हैं। एक तो याद रखना है हमें हमारे जो सबसे सुंदर शहर है या सबसे साफ सुथरा जो शहर रहता है उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे साफ सुथरा जो हमारा शहर रहता है वो है इंदौर। तो इंदौर यहां है। इंदौर भी इसी पठारी प्रदेश पर स्थित है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जो राजधानी है
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये दो शहर भी इसी पठारी प्रदेश पर स्थित है। कौन कौन से? इंदौर और भोपाल भी मालवा के पठार पर ही स्थित है। आपको क्या क्या मैंने बताया, मालवा के पठार को एक बार दोबारा समझिए। मालवा का जो पठार है इसका विस्तार है एमपी में। मालवा के पठार का निर्माण हुआ है लावा से, अर्थात ये लावा निर्मित मैदान है। लावा का जब अपक्षय हुआ तो काली मिट्टी बनी, और काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है, कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो मालवा के पठार पर कपास की खेती की जाती है। ये बात अंडरस्टूड हो गई, समझ गए आप लोग। उसके बाद हमने इसकी औसत ऊंचाई देखी, तो मालवा के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 300 से लेकर 600 मीटर है। ठीक है, फिर हमने देखा कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार टॉप। समझ में आ रहा है ना? कोई चीज समझ नहीं आ रही है आप मुझे दोबारा पूछ लें। सिगार टॉप है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या समझ नहीं आ रहा है, तो हम उसको वापस याद कर लेंगे। अब देखते हैं कुछ नदियां, चंबल, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती जैसी नदियां इस पठारी प्रदेश पर बहती हैं। सिप्रा नदी जो है ना उसके किनारे उज्जैन स्थित है, और उज्जैन में कुंभ का मेला भरता है या कुंभ का मेला लगता है, ये हमें पता है। मध्य प्रदेश के दो शहर हैं, एक तो इंदौर जो हमें सबको पता है कि सबसे स्वच्छ सिटी है, सबसे क्लीन सिटी है हमारे देश का इंदौर, वो यहीं इसी पठार पर स्थित है। और भोपाल शहर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वो भी इसी मालवा के पठार पर स्थित है। हमें इन चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करेंगे ना तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ये था पूरा मालवा का पठार। अब हम पूरे नोट्स को लिख लेते हैं। ऐसे कैसे, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एवरग्रीन पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है ना वहाँ मिल जाएंगे। अब हम सबसे पहले इनके नोट्स लिख लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नोट्स लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए, यह पठार, इस पठार का विस्तार, इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में है। इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। मैंने समझाने के हिसाब से उसको बॉक्स में बनाया था, बाकी जो इस पठार की आकृति है वो त्रिभुजाकार है। ये बात भी आपको याद रखनी है, त्रिभुजाकार, इस पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। पहली बात क्लियर हो गई। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात है, इस पठार का निर्माण, इस पठार का निर्माण, इस पठार का निर्माण लावा से हुआ है। इस पठार का निर्माण लावा से हुआ है। किससे हुआ है? इस पठार का निर्माण लावा से हुआ है। लावा के अपक्षय के कारण, लावा के अपक्षय के कारण, अपक्षय, लावा के अपक्षय के कारण या अपर्दन के कारण, लावा के टूटने के कारण, अपक्षय के कारण, इस पठार पर, लावा के अपक्षय के कारण इस पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मृदा, काली मृदा पाई जाती है। समझ आया कि लावा से इसका निर्माण हुआ है, और लावा का जब अपक्षय हुआ तो उसके कारण यहां पर जो मिट्टी बनी वो बनी काली मिट्टी। जब काली मिट्टी हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि काली मिट्टी के काले रंग का कारण टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक होता है। वो हम जब मृदा पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। अभी आप याद रखो कि लावा के अपक्षय के कारण इस पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है ना। काली मृदा, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयोगी है। काली मृदा कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयोगी है। समझ गए? हमने क्या पढ़ा कि काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है, अर्थात ये कपास की खेती के लिए उपयोगी है ना। आगे लिखें, इस
पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई, इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। कौन से पठार की बात कर रहे हैं हम? कौन से पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं? तो यहां जो जिस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात चल रही है वो पठारी प्रदेश है मालवा का पठार। मालवा के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 300 से लेके 600 मीटर है। आगे लिखिए, इस पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, इस पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, इस पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिगार टॉप है। कौन सी है? इस पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिगार टॉप है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे लिखें, इस पठारी प्रदेश पर, इस पठारी प्रदेश पर चंबल, सिप्रा व काली सिंध, सिप्रा कोमा काली सिंध आदि नदियां, इस पठारी प्रदेश पर चंबल, शिप्रा, काली सिंध आदि नदियां बहती हैं। काली सिंध आदि नदियां बहती हैं। ये बात, अगला पॉइंट लिखिए, शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है। उज्जैन शहर स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है, जहां शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है, जहां कुंभ का मेला लगता है। जहां कुंभ का मेला लगता है या भरता है। ऊपर बोलते हैं ना मेला भरता है, उसी प्रकार से मेला लगता है। कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है, जहां कुंभ का मेला लगता है। आगे बात करें, इंदौर और भोपाल शहर, इंदौर और भोपाल शहर इसी पठारी प्रदेश पर या इसी पठार पर स्थित है। इसी पठार पर स्थित हैं। इंदौर और भोपाल शहर भी इसी पठारी प्रदेश पर स्थित है या इसी पठार पर स्थित है। ये बात हमने देख ली। ये था हमारा पूरा का पूरा मालवा का पठार। इंपॉर्टेंट पठार है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो हमें पता होना चाहिए मालवा के पठार पर काली मृदा पाई जाती है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिगार टॉप हमें पता होना चाहिए। फिर ये पूछ सकते हैं कि सिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो उज्जैन हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। विस्तार कहाँ है मालवा के पठार का, तो हमें पता होना चाहिए कि मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में है। ये थी इंपॉर्टेंट क्लास मालवा के पठार की। अब हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड का पठार। पांचवा है ना? हाँ, पांचवा पठार है बघेल खंड का पठार। बघेल खंड का पठार। ठीक है, ये मैंने बना दिया बघेलखंड का पठार। इसको इधर ही बनाते हैं ना।
ये मान लीजिए आपका पठार है बघेल खंड का पठार। ठीक है, ये जो बघेल खंड का पठार है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, किसके, बघेल खंड के पठार की अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार हमें मिलेगा, मैं इसे दो भागों में डिवाइड करूं ताकि चीजें आप याद रख सको। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बघेल बघेल खंड का जो पठार है इसका विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखेंगे, ये जो बघेल खंड का पठार है ना, यहां पर दो पर्वत आकर मिलते हैं। ठीक है, तो वो पर्वत कौन कौन से, वो आप देखिए। अगर हम बात करें तो यहां से एक पर्वत श्रेणी है जो यहां आती है। ठीक है, ये मैं ऐसे बना देता हूं, ये एक पर्वत श्रेणी है जो इस पठारी प्रदेश पर आकर मिलती है। ठीक है, दूसरी यहां एक पर्वत श्रेणी है जो कि इस साइड में इस पठार पर आकर मिलती है। इस इस पठारी इस पर्वतीय क्षेत्र का नाम है विंध्याचल, या इस पर्वत का नाम है विंध्याचल, और नीचे वाला जो पर्वत है इसका नाम है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत है, वो ये दोनों जो श्रेणियां हैं वो बघेलखंड के पठार पर आकर मिलती हैं। विंध्याचल, एक मिनट, हाँ, बैक टू बोर्ड पे आ जाइए। क्या क्या था कि बघेलखंड का जो पठार है, इसकी यदि हम विस्तार की बात करें तो बघेलखंड के पठार का विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और ये दो पर्वत श्रेणियां यहां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियां दोनों बघेलखंड के पठार पर आकर मिलती हैं। इसके साथ साथ ही ये जो पठार है ये सोन और महानदी तंत्र का जो अपवाद तंत्र है, सोन अपवाद तंत्र और महानदी जो अपवाद तंत्र है, उनको भी अलग करता है। कैसे, देखिए, ये मान लीजिए इस साइड में, पेन चेंज कर लेता हूं मैं ना, ये है सोन नदी और ये है महानदी। बघेलखंड का जो पठार है, दो चीजें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियां कौन से पठार पर आकर मिलती हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियां आकर बघेलखंड के पठार पर मिलती हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सोन नदी तंत्र और महानदी तंत्र, या सोन नदी का अपवाद तंत्र और महानदी के अपवाद तंत्र को अलग कौन करता है, तो वो भी बघेलखंड का पठार ही इनको अलग करता है। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, बघेलखंड का जो पठार है इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियां यहाँ आकर मिलती हैं। सोन नदी अपवाद तंत्र और महानदी के अपवाद तंत्र को ये अलग करता है। ये तीन ही बातें हैं, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन बन सकता है। वो आपको ऑप्शन दे सकता है कि बघेलखंड के पठार का विस्तार कहाँ है। ऑप्शन होंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश झारखंड, केवल मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश तो हमारी याद रह जाएगा, हम कंफ्यूज रहेंगे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड में कि भाई छत्तीसगढ़ के साथ विस्तार है या किसके साथ विस्तार है। तो ये चीज़ हमें याद ही रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बघेलखंड वाले पठार में। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करें बघेलखंड के पठार की, तो आप लिखना शुरू कीजिए। बघेलखंड के पठार में लिखिए, इस
पठारी प्रदेश का विस्तार, इस पठारी प्रदेश का विस्तार मध्य प्रदेश, इस पठारी प्रदेश का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इस पठारी प्रदेश का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। पहला इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरा लिखिए, विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियां, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां इसी पठारी प्रदेश पर आकर मिलती हैं। इसी पठारी प्रदेश पर आकर मिलती हैं, आकर मिलती हैं। क्या देखा हमने? हमने देखा कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां इसी पठारी प्रदेश पर आकर मिलती हैं। दो चीजें हो गई। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, यह पठारी प्रदेश, यह पठारी प्रदेश, यह पठारी प्रदेश, यह पठारी प्रदेश सोन और महानदी, सोन और महानदी अपवाह तंत्र को, सोन और महानदी अपवाह तंत्र को अलग करता है, को अलग करता है। ये थे 5 पठार हमने पढ़ लिए। एक बार हम पांचों पठारों का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला जो पठार था वो बना रहा हूं मैं मेवाड़ का पठार। बॉक्स में बना रहा हूं, आपको यहीं लिख देंगे सारी चीज। मेवाड़ का पठार, कोशिश करेंगे एक ही पेज पे सारे आ जाए। मेवाड़ के पठार में विस्तार राजस्थान में, नदी कौन सी? बनास नदी, और ढाल पश्चिम से पूर्व, ढाल वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, राजस्थान में है मेवाड़ का पठार, बनास नदी प्रमुख नदी है और ढाल है वेस्ट टू ईस्ट। ये बात हमने देखी। दूसरा हमने पढ़ा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ये पहला हो गया मेवाड़ का पठार। दूसरा पढ़ा मध्य भारत का पठार। विस्तार एमपी, समझ जाना मध्य प्रदेश में है। नदी चंबल, और एक शब्द जो आपको याद रखना है वो है बीहड़ का निर्माण। का भी हटा दो, यहीं से लिख देते हैं, चंबल द्वारा बीहड़ का निर्माण हो जाएगा। ये 3 चीजें मध्य भारत के पठार में आपको याद रखनी है। फिर आगे बात करें तो तीसरा पठार हमने पढ़ा था बुंदेलखंड पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पठार। अब यही चीजें आपको याद रखनी है। देखो, बुंदेलखंड पठार का विस्तार है यूपी प्लस एमपी, जबकि बघेलखंड पढ़ेंगे तो वो है एमपी प्लस छत्तीसगढ़। इसलिए एक एक चीज को ध्यान से देखना है। जलवायु परिस्थितियां कैसी हैं यहां पर? तो बुंदेलखंड पठार पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु। नदियां देखें तो बेतवा और केन। कौन सी नदियां बहती हैं? बेतवा व केन। कौन सी नदियां? बेतवा व केन। इसके बाद हमने देखा था गहरी घाटियां बनेंगी, गहरी घाटियां और जलप्रपात, इनका निर्माण यहां होता है। और उत्खात भूमि भी यहां पाई जाती है, उत्खात भूमि। यह था बुंदेलखंड का पठार। तीनों पठार हमने पूरे रिवीजन कर लिए। कौन कौन से? हमने रिवीजन कर लिया, मेवाड़ के पठार का कर लिया, मध्य भारत के पठार का कर लिया, बेतवा और बुंदेलखंड के पठार का हमने रिवीजन कर लिया है। अब आगे चले, आगे देखें तो चौथा पठार हमने पढ़ा मालवा का पठार। इंपॉर्टेंट है मालवा का पठार। मालवा
पठार। मालवा के पठार के विस्तार की बात करें तो विस्तार तो है एमपी में, ठीक है, एमपी में विस्तार है। इसके बाद किससे बना है ये, तो लावा निर्मित है। मालवा का पठार किससे बना है, लावा से बना हुआ है। कौन सी मिट्टी है, तो काली मृदा है। काली मृदा यहां पर पाई जाती है। काली मृदा के बाद अगर हम याद करें तो मालवा के पठार में औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सिगार टोप है। कौन सी है, सिगार टोप है। याद रखें सारी चीजें, भूले नहीं। कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो चंबल, सिप्रा, काली सिंध। काली सिंध, आप पार्वती आदि भी लिख सकते हैं, इसके आगे आदि लिख दें, ये आदि, ये नदियां बहती हैं। उज्जैन शहर स्थित है। उज्जैन, उज्जैन है किसके किनारे, सिप्रा के किनारे, सिप्रा के किनारे। और उज्जैन में होता क्या है, तो उज्जैन में कुंभ का मेला भरता है। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने देखा कि इंदौर और भोपाल शहर, इंदौर एंड भोपाल, ये दोनों शहर भी मालवा के पठार पर स्थित है। ये था पूरा हमारा मालवा का पठार। हर चीज को हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से यहीं ले लिया है, तो चीजें आपके याद भी रहेंगी और आप उन्हें अच्छे से समझ भी पाएंगे। मालवा का जो पठार है लावा निर्मित है, एमपी में विस्तार है, काली मृदा है, 300-600 मीटर की हाइट है, सिगार टोप सबसे ऊंची चोटी है, चंबल, सिप्रा, काली सिंध जैसी नदियां बहती हैं, उज्जैन है, सिप्रा नदी किनारे है, कुंभ का मेला भरता है। इंदौर और भोपाल शहर भी इसी मालवा के पठार पर स्थित है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट जो पठार था आज का, जो हमने पढ़ा था आज, वो पढ़ा हमने अभी तक बघेलखंड। बघेलखंड पठार, और इसका विस्तार है एमपी प्लस छत्तीसगढ़। एक चीज याद आई, बुंदेलखंड यूपी प्लस एमपी और बघेलखंड एमपी प्लस छत्तीसगढ़। बघेलखंड का जो पठार है इसमें हमें क्या याद रखना है, बघेलखंड के पठार में हमें याद रखना है कि विंध्याचल और सतपुड़ा आकर मिलेंगे। ऊपर लिख देते हैं हम सतपुड़ा प्लस विंध्याचल। ये दोनों पर्वत यहां आकर मिलते हैं, और इधर देखें तो सोन व महानदी को अलग, ये शॉर्ट नोट्स हैं जिनमें आप समझ जाओगे कि अफवाह तंत्र को अलग करती है, को अलग। ये थे पूरे के पूरे हमारे 5 पठार जो हमने आज की क्लास में पढ़े। अब बचे हुए 5 पठार हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। यदि कोई टॉपिक, यदि कोई पठार आपके समझ नहीं आया है तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, हम उन पर दोबारा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।